अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ आपको नज़र आ रहे हैं सुशील पंडित जी। और आज हम उनसे भारत और पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। और पहलगाम वाक़े के बाद या पहलगाम अटैक के बाद जिस तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान के भी आपस में टर्म्स जो है वो मज़ीद ख़राब हुए, अटैक्स भी चले, फिर सीज़ फायर हुआ, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मौका दिया। बहुत शुक्रिया सर। हमेशा आपको सुनकर, चाहे आप टीवी पर आ रहे हो या हमारे अपने शो में हो, हमेशा अच्छा लगता है, बहुत कुछ समझने का मौका मिलता है। सर, पहलगाम अटैक के बाद दोनों कंट्रीज के एक दूसरे के ऊपर भी जिस तरीके से अटैक चले और टर्म्स खराब हुए, वो तो समझ में आता है। लेकिन सर, उसके बाद अब कहा ये जा रहा है सीज फायर हो गया। बार बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जी हमने सीज फायर करवाया। कल उन्होंने 26वीं बार, अगर मैं बिलीव करूं, जो हमारे टीवी चैनल पे लिखा हुआ आ रहा था कि 26वीं बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी मैंने सीज फायर करवाया। भारत इस बारे में या तो इनकार कर रहा है या कुछ कह नहीं रहा है। लेकिन सर, अगर सीज फायर हो गया है तो अब क्या ख्याल है आपका कि कुछ बातचीत होनी चाहिए, डायलॉग की तरफ जाना चाहिए, या जो आपके यहाँ से ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात की जा रही है, तो सर अगर 2 करना था ऑपरेशन सिंदूर, तो फिर सर सीज फायर ही क्यों किया? फिर अगर आप लोग जीत रहे थे तो सर उसी को कंटिन्यू रखते। अब अगर सीज फायर हो गया, चाहे कोई भी रीजन हो, तो अब उसको, आपका ख्याल नहीं है कि डायलॉग की तरफ जाना चाहिए, बल्कि टेंशन जो है वो अभी तक बना के रखी हुई है भारत की तरफ से? आरजू जी, बहुत सारे सवाल आपने एक साथ पूछ लिए हैं और ये सवाल मंडरा रहे हैं हवा में पिछले कई हफ्तों से। ये सवाल देश में भी पूछे जा रहे हैं और इनका जवाब भी आ रहा है। जैसा कि मुझे समझ में आता है, ऑपरेशन सिंदूर होना इसलिए जरूरी था क्योंकि पहलगाम जैसा वाकया कतई मंजूर नहीं है। हम लोग अब इस बात से बिल्कुल भी राजी नहीं हैं कि पाकिस्तान मुदाखलत करे और हमारे शहरियों को, हमारे नागरिकों को भेड़ बकरियों की तरह काटे। ये अब बर्दाश्त के बाहर है और इसके लिए पाकिस्तान से अब ऐसी कीमत वसूली जाएगी जो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो। इस बात पर पूरा का पूरा देश अब एक है। दूसरी बात, ये बात भी तय हो गई है इस देश में कि पाकिस्तान से किसी बातचीत की कोई जरूरत नहीं है जब तक रवैया ये है कि आप बातचीत भी करें और साथ खंजर भी चलाएं, खून भी बहाएं। तब तक बातचीत का कोई मायना नहीं रह जाता। पाकिस्तान में लश्कर, जैश, हिजबुल, ये सब भी चलता रहे और फिर मीठी मीठी बातें भी चलती रहें कि साहब आइए बातचीत कर लें, आइए दोस्ती निभाएं, आइए थोड़ा तमीज से बात। वैसे नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोका अगर आप जीत रहे थे, ये आपने पूछा, और ये बहुत वाजिब सवाल इस देश में भी पूछा जा रहा है। और उसका जवाब ये दिया जा रहा है कि देखिए, हम लोग कोई लंबी जंग नहीं चाहते। हम लोगों ने कुछ पैमाने तय किए, अपने कुछ बुनियादी ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्य, कुछ ऑब्जेक्टिव्स तय किए और उनको हासिल किया। और उसके बाद पाकिस्तान को कहा कि हमने जो चाहा था वो कर लिया। अगर आप इसको तूल देने में बहुत ज्यादा ख्वाहिश नहीं रखते तो हम भी नहीं रखते, इसे बंद किया जाए। क्योंकि कोई भी चीज लंबी चल जाती है तो फिर किसी के हाथ में नहीं रहता कि उसको कब कैसे रोका जाए। आप यूक्रेन और रशिया की वॉर देख लीजिए। ऐसा लगता था कि चंद दिनों के अंदर मामला सुलट जाएगा, लेकिन अब तक नहीं हो पाया है। तो
ऐसे तूल से बचने के लिए ऐसा सोचा गया कि हमको जो चाहिए था हमने कर दिया, इसके बाद इसके जारी रहने की कोई सबब बचता नहीं। मुझे लगता है कुछ अगर छूट गया हो तो आप एक बार बता दें। मैं आपकी नहीं समझ। नहीं, बिल्कुल आप ठीक बता रहे हैं, लेकिन सर मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप जानते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे व्यूज़ जो हैं वो बैलेंस रहें, मैं कोई मतलब किसी भी एक एक साइड पे जाने से थोड़ा-सा कोशिश करती हूँ कि ऐसा ना हो। जी, सर बिल्कुल ठीक। अभी आपसे बात करने से सर जस्ट 5 मिनट पहले मैं टीवी चैनल देख रही थी, मेरे घर में सर 24 घंटे टीवी चलता है, आवाज़ हम बंद कर देते हैं, हम बस पढ़ते रहते हैं क्या आ रहा है। तो कुछ खास आ जाए तो आवाज़ सुन ली जाती है। तो चिदम्बरम साहब आप ही क्या के पॉलिटिशियन हैं, उनका इंटरव्यू दिखाया जा रहा था, उनका क्लिप दिखाया जा रहा था। उन्होंने कहीं इंडिया में इंटरव्यू दिया है, तो उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान के जो है वो होने के कोई अभी तक निशानी या कोई सबूत नहीं मिला है वहां पर पहलगाम में। ऐसा आपके पॉलिटिशियंस कह रहे हैं, ऐसा आपके लोग कह रहे हैं। पाकिस्तान तो चले कहेगा ही, क्योंकि जाहिर हमारे ऊपर इल्जाम आएगा, हम तो कहेंगे कि नहीं है, लेकिन आपके लोग भी यही बात कर रहे हैं। तो क्या ये बेहतर ना होता कि इन्वेस्टिगेशन होती प्रॉपर, दोनों कंट्रीज मिलकर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती, या जो भी एक सिलसिला होता है उसके बाद कोई किसी किस्म का एक्शन लिया जाता? क्योंकि अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी आपके पॉलिटिशियन जो हैं वो उठकर ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के होने का कोई सबूत नहीं है। तो इससे हम क्या समझें यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं पाकिस्तान में? जी, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको ये कह कौन रहा है। चिदंबरम वो शख्स हैं जो 2008 मुंबई होने के बाद हम्म। हमारे होम मिनिस्टर हो गए थे। उन्होंने इन्वेस्टिगेट भी कर लिया, उनको सबूत भी मिल गए, उनको जिंदा अजमल कसाब भी पकड़ा दिया गया। उन्होंने क्या कर दिया सबूत पाने के बाद? ये उनसे कोई पूछे कि चलिए आपको सबूत मिल गए थे, आपने कौन सा कद्दू में तीर मार लिया उसके बाद? और उन सबूतों को देखकर पाकिस्तान ने क्या कर लिया? पाकिस्तान तो तब भी कहता था कि ये हमने खुद कराया है अपने ऊपर। पाकिस्तान में तो एक बहुत बड़ा तबका, अगर अक्सरियत नहीं, ये भी कहती है कि 9/11 तो अमेरिका ने खुद पे करा लिया था। पाकिस्तान ने किस सबूत की बिना पर कहा है कि पहलगाम हमने खुद पर अपने आप करा लिया है? तो आप सबूत किसको दे रहे हैं? मरे और मुकरे का कोई जवाब नहीं सर, कोई इलाज नहीं। सबूतों का ढेर हम भेजते रहे हैं हर वाकये के बाद। सबूतों को देखने के लिए आपकी आईएसआई को हमने पठानकोट बेस पे बुला लिया था, और वापस जाके उन्होंने कहा कि ये तो उन्होंने खुद करा लिया अपने ऊपर, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये सबूत सबूत खेलने का समय अब चला गया है। हमको कुछ मिनटों में वारदात होने के दिखाई पड़ा कि टीआरएफ ने बहुत शान शौकत के साथ ये कहा कि ये वाकया हमने अंजाम दिया है। टीआरएफ किसकी औलाद है ये सब जानते हैं कि लश्कर ने पैदा किया है, क्योंकि लश्कर तैयबा नाम से साफ पता चलता है कि ये जिहाद है। जिहाद को लेकर दुनिया का सब्र खत्म हो चुका है। लश्कर को भी लगता है कि अब इसे कुछ अंग्रेजी, कुछ सेकुलर नाम दिया जाए, तो वो इस तरह के नए पिल्ले पैदा करते रहते हैं। उनकी वेबसाइट भी चलती है, उनके क्लेम्स भी आते हैं। वो नाम भले ही बदलने, उनका रवैया बदलता नहीं है, उनके तौर तरीके बदलते नहीं हैं। तो हमने जो पहचाना, हमने जो जाना, उसकी बिना पर अच्छा खासा इंतजार करने के बाद ऑपरेशन सिंदूर तय किया गया। अब बहुत ज्यादा सबूतों की भी जरूरत नहीं है, वो तो चलेगा। केस हमने जब जिंदा अजमल कसाब पकड़ा था, उस पर अपने सबूतों के बिना पर ही मुकदमा चलाया था, जबकि सबने देखा आंखों से कि उसने क्या किया, वो कहां से आया, उसने नार्को में क्या कबूला। वो सब बयान पाने के बाद भी कई साल तक वो जिंदा रहा। अच्छी तरह उसे पाला गया, उसका इलाज किया गया, उसको तंदुरुस्त किया गया, खिलाया पिलाया गया, और बहुत कायदे से फांसी दी गई। हम ये सब सबूतों से और प्रोसेस से चलने वाला देश है। बिल्कुल सही, लेकिन सर यहाँ पे तो
ये जिन लोगों ने अटैक किया था वो अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं। और ये पाकिस्तान तो जाहिर है, पाकिस्तान से आप अगर किसी से भी बात करेंगे, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो या कोई, वो तो यही कहेंगे ना कि जी हमारे यहाँ से नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके अपने लोग जो भारत में बैठे हुए हैं वो ये बात कर रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली कहीं ना कहीं, क्योंकि वो तो पाकिस्तान के शहरी नहीं है ना, वो तो पाकिस्तान के सिटीजन नहीं है, लेकिन अगर वो भी ये बात कर रहे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट उनको कुछ तो मतलब बताए कि क्या हुआ नहीं, है और कैसे हुआ है। हमारे यहाँ ये आजादी है, हमारे यहाँ एक फलता फूलता पाकिस्तान है आरजू जी। हमारे पास सिर्फ पड़ोस में एक पाकिस्तान नहीं है, हमारे अंदर एक फलता फूलता पाकिस्तान है, बोलता चालता पाकिस्तान है। और ये हमारी जमहूरियत की, आप इसको खूबसूरती कहें, बदसूरती कहें, मजबूरी कहें, कि ऐसे लोगों के लिए भी जगह है। और वो ये नहीं देखते कि जब उनके हाथ सबूत लगे थे, जब वो इक्तदार में, पावर में थे, जब उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने क्या कर दिया। ये वही चिदम्बरम है, ये होम मिनिस्टर थे। हमारी पार्लियामेंट से मुश्किल से 1 किलोमीटर के रेडियस में एक लिटिल थिएटर ग्रुप है। मैं 10 अक्टूबर 2010 की बात कर रहा हूं। सैयद अली शाह गिलानी, अरुंधति रॉय, वरावरा राव, दुनिया भर के लोग इकट्ठे हुए, जो सेपरेटिस्ट हैं, जो माओइस्ट हैं, जो इंसर्जेंट्स हैं, नागालैंड के, मिजोरम के, तमिलनाडु के, खालिस्तान के, ये इकट्ठे हुए और इन्होंने कहा कि भारत को टुकड़े टुकड़े हो जाना चाहिए। ये होम मिनिस्टर थे। हम्म। वहां पर लोगों ने एतराज जताया, प्रोटेस्ट किया, उनको पुलिस पकड़ के ले गई। लेकिन जो ये कह रहे थे, 6-8 घंटे भाषण दे रहे थे, उनको कुछ नहीं कहा गया। मैं वहां बैठा था ये जानने के लिए कि यहां हो क्या रहा है। और मैंने जैसे आपको बताया कि ये 20 अक्टूबर 2010 की बात है। 27 अक्टूबर तक हर रोज जब चिदम्बरम किसी फंक्शन में, पब्लिक फंक्शन में जाते थे, मीडिया उनके पीछे पीछे चलता था और पूछता था कि साहब आप इस वाकये पर क्या एक्शन लेंगे, आप इस वाकये पर क्या एक्शन लेंगे। कि हमारी पार्लियामेंट के 1 किलोमीटर दायरे में, राजधानी में, कैपिटल में, इन लोगों का जमावड़ा कहता है कि भारत के टुकड़े हो जाने चाहिए, इस पर वायलेंस होती है। वो कहते हैं कि वायलेंटली भी टुकड़े हो जाएं तो बहुत जरूरी है और ये काबिले तारीफ होगा। तो आखिर में एक हफ्ता झक मार के उन्होंने कहा, ये उनके लफ्ज हैं, टेकिंग नो एक्शन इज ऑल्सो एन एक्शन। ये उनके लफ्ज हैं, मैं वर्बटिम कोट कर रहा हूं। उसके बाद मैंने जाकर के खुद एक प्राइवेट सिटीजन की एफआईआर करवाई, जिसको उन्होंने दर्ज नहीं होने दिया। तो मैं बार बार चक्कर लगाने के बाद कोर्ट गया और कोर्ट से उस एफआईआर को दर्ज करा के इन्वेस्टिगेशन पर मजबूर किया। ऐसा होम मिनिस्टर था हमारा ये चिदम्बरम। 2 टके की वैल्यू नहीं है इसकी बात की, जिसे आप तरजीह दे रहे हैं। और खैर सर, ऐसे लोगों की वजह से ये इन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है कि आज वो पार्टी पिछले 3 लगातार चुनावों में मुंह की खा रही है, शक्ल दिखाने लायक नहीं बची है। और इनका बहुत बहुत शुक्रिया, ये ऐसे ही बोलते रहें तो आगे आने वाले 50 साल तक उनका दूर दूर तक सत्ता से, पावर से कोई वास्ता नहीं रहेगा। लेकिन सर अगर अब ये देखा जाए कि उसके बाद यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो एक्शन लिए गए, जिसमें कभी सोशल मीडिया बैन कर दिया गया, फिर उसके बाद ट्विटर या एक्स बैन कर दिया गया पाकिस्तानियों का, यूट्यूब कर दिया, अब कह रहे हैं जी मैच नहीं खेलेंगे, क्या ये हल है? या हल वो है जो बिलावल भुट्टो ने कहा था कि जी भारत कहे तो हम इन लोगों को, चाहे वो हाफिज सईद और मसूद अजहर की तरफ इशारा था उनका, कि उनको देने को तैयार है। आपके ख्याल से बिलावल साहब ने जो एडवाइस किया है या जो कहा है वो ज्यादा प्रैक्टिकल है, या यही सोशल मीडिया आम लोगों का बंद कर देने से या क्रिकेट ना खेल देने से ये तमाम एक्टिविटीज या तमाम अटैक्स और ये जो कुछ हो रहा है ये रुक जाएगा? देखिए, न रुके, न रुके, आपका पानी रुकेगा, न रुके आपका ऑपरेशन सिंदूर के मुसलसल चलने से जीना हराम हो जाएगा, आम जिंदगी रुक जाएगी।
क्योंकि भारत में अब इसके लिए और ज्यादा सब्र की गुंजाइश बची नहीं है। क्रिकेट खेलना तो बहुत दूर की बात है। सर आप लोग मांग क्यों मैं नहीं लेते? आप लोग हाफिज सईद और मसूद अजहर का क्यों नहीं कहते कि अगर बिलावल साहब ने कहा तो कहें लाओ दो, पता लग जाएगा वो कितने पानी में। अरे सर, बिलावल साहब की खाट खड़ी हो गई ऐसा कहने के बाद, और वो खुद सफाइयां देते फिर रहे हैं। तो एक बार आप फॉर्मली कह के तो देखें। हमने तो बहुत पहले से मांगा हुआ है। हमने आज की बात थोड़ी ही है, हमने उस मांग को वापस थोड़ी ही लिया है। हम तो तब से आपसे मांग रहे हैं जब दाऊद आपने पाल लिया था 1993 के सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के बाद। आपने तो उसको दबा के रखा हुआ अपने पास। आप तो उस पर मुकर जाते हैं कि हमें कौन, क्या पता कौन है दाऊद। और ये भी नहीं पता कि वो जावेद मियांदाद का समधी है। वो शान शौकत से शादियां करवा रहा है, दुनिया भर में घूम रहा है। कहते हैं कौन दाऊद, कहाँ का दाऊद। ये नहीं कहते अच्छा वो कराची वाला क्लिफ्टन का दाऊद। तो ये जो मुनाफकत है, ये जो पाखंड है, ये जो हिपोक्रेसी है, इससे हम बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। और हमको पता है कि अब ये ब्राउजर आपका, हम जो डोजिया डोजिया खेलते हैं, सबूत सबूत खेलते हैं, और लिस्ट लिस्ट खेलते हैं कि ये लिस्ट है, जरा इसको इन्हें हमारे हमारे हवाले कर दी। कोई जरूरत नहीं। जिस दिन आपको अक्ल आएगी, होश ठिकाने आएंगे, आप खुद कहेंगे साहब आइए। जैसे आपने हमको अभिनंदन 48 घंटे में पूरे हिफाजत के साथ, इज्जत के साथ लौटाया था। ऐसा दबाव बनाने की जरूरत है कि आप कायदे पे आए, लाइन पे चलें, शराफत से बात करें, तो समझ में आए। एक मात्र शराफत जो आज तक हमने देखी है पाकिस्तान की तरफ से, वो अभिनंदन वाली थी। और वो कैसे थी, उसके सबूत हमको आपकी पार्लियामेंट में जो बातचीत हुई ना, उससे पता चल गए कि वो आपने किस वजह से किया था। वो जो इमरान खान कई बार बोलते हैं ना, काम पे टांग रही थी। बिलावल कहते हैं सर। हाँ नहीं, वो इमरान उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं। जी जी, वो बहुत कहते हैं हाँ, सर। तो जब तक वहां पर काम पे नहीं टांगेंगी, तब तक अक्ल और होश की बात नहीं होगी। तो ये समझ आती। सर आपके ख्याल से अभी ऑपरेशन सिंदूर से किसी के काम पर नहीं टांग रही हैं, और आपके ख्याल से अभिनंदन दे दिया, लेकिन हाफिज सईद और मसूद अजहर देने को पाकिस्तान तैयार नहीं है। तो आप लोगों ने जो ताबुर हुसैन राना अमेरिका के जरिए लिया, तो अमेरिका से ही क्यों नहीं कहते कि वो डोनाल्ड ट्रम्प जो है, वैसे तो वो बुला बुला के लंच करवा रहे हैं, तो वो साथ ही ये भी कह देते कि भाई ये दो लोग दे दो, तो हम, मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर पाकिस्तान इनकार की गुंजाइश रहेगी अगर अमेरिका ने कहा तो। देखिए, तहव्वुर राना अमेरिका के पास था, तो हमने अमेरिका से मांगा। हाफिज सईद, अजहर महमूद, दाऊद इब्राहिम, सैयद सलाउद्दीन और जकीउर रहमान लखवी, ये जितने आपके हीरो लोग हैं, ये आपके पास हैं। डोनाल्ड ट्रंप से हम इन्हें क्यों मांगे? डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं? किसके चाचे लगते हैं वो? हम तो पहले ही कह चुके हैं कि इनका कोई लेना देना नहीं है। ये जहां हैं वहीं सलामत रहें, खुश रहें। हमें जो करना है पाकिस्तान के साथ, हम खुद करेंगे। हाँ, जो चीज डोनाल्ड ट्रंप के पास है वो हम डोनाल्ड ट्रंप से मांगेंगे, वो आपसे नहीं मांगेंगे। हमने आपसे कभी तहव्वुर राना नहीं मांगा, क्योंकि वो आपके पास था ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का कोई रोल नहीं है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। हाँ, पाकिस्तान भागा भागा डोनाल्ड ट्रंप के पास गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि अंकल बचाइए। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फिर फोन्स आए थे, तो हमने कहा था कि अगर उनको परेशानी है तो उनके साथ तो हॉटलाइन चलती है हमारे डीजीएमओ की, आपके पास क्यों आए हम? उनको कहिए कि जिस हॉटलाइन पे उनको कहा गया था कि अगर उनको ठीक लगे तो बातचीत जो है, ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, हम रोक देते हैं। उन्हें कहिए कि वो ऑफर अभी भी स्टैंडिंग है हमारी तरफ से। तो डोनाल्ड ट्रंप का इसमें और किसी और मुल्क का या आदमी का चौधरी बनने का कोई रोल नहीं है। हम 1971 की शिमला एग्रीमेंट पर
लेटर और स्पिरिट की तरह कायम है कि हमारे इश्यूज बायलैटरल हैं और ये बायलैटरल रहेंगे। हाँ, किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी, नेशन, गवर्नमेंट सिस्टम होने के एक कायदे हैं और उसमें ये है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं उनको पता चले कि हम लोगों के बीच क्या चल रहा है, तो हम उन्हें वाकिफ कराते रहते हैं, उनसे मुदाखलत नहीं मांगते, उनको अवेयर कराते हैं। लेकिन सर डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो यहाँ पे फील्ड मार्शल साहब जो हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल बन गए उनको लंच कराते दिखते हैं, फिर वो पाकिस्तान की तारीफ करते दिखते हैं, कहते हैं जी लीडरशिप बड़ी इंटेलिजेंट है। ये डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा, सर मैंने नहीं कहा। लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि डोनाल्ड ट्रम्प इतने खुश दिखाई दे रहे पाकिस्तान को, जिस वक्त आप लोगों के साथ अटैक वटैक का सिलसिला चल रहा था उन दिनों भी पाकिस्तान को फंड दिया गया। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं, और आप लोगों का जो कहना है कि अटैक हुए या पाकिस्तान की तरफ से कुछ किया जाता है, टेररिज्म वगैरह की बात कर रही हूँ, तो उसके ऊपर इस वक्त डोनाल्ड ट्रम्प कान नहीं धर रहे? आरजू जी, इसकी चिंता पाकिस्तान में होनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप इतना मीठा मीठा बोल रहे हैं, बुला के फील्ड मार्शल को लंच करा रहे हैं, कि अब उस तरह कब और कहां चलेगा। ये चिंता पाकिस्तान को होनी चाहिए। सर आपको भी हमें होनी चाहिए कि क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे हमें सब मीठा मीठा खिलाया जा रहा है, जैसे आप भी कह रहे हैं, तो थोड़ी सी चिंता तो सर आपको भी होनी चाहिए। हाँ हाँ, नहीं, हमें इस बात की चिंता रही है कि पाकिस्तान को लेकर के जब जब अमेरिका में प्यार उमड़ता है तब तब कुछ खास होने वाला होता है। ये वो जो इंजेक्शन वाली सुई लगने से पहले गीला रुई का फाहा लगता है ना, तो बड़ा ठंडा ठंडा अच्छा अच्छा लगता है ना। सर आप तो डरा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाह रहा है, अमेरिका आपके साथ क्या करना चाह रहा है, ये आप और अमेरिका के बीच की बात है जी। और जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, उसको तो दुनिया देख रही है, उसको तो ग्रीनलैंड भी चाहिए, उसको कनाडा भी चाहिए, उसको न जाने क्या क्या चाहिए। लंच तो बड़ी छोटी सी बात है, वो तो कभी भी कुछ भी करा सकता है। तो ये आप जाने, आपका लंच जाने, दुनिया में कोई लंच मुफ्त का नहीं होता। और इसकी कीमत वो आपसे कब कैसे कहाँ वसूलेगा, या वसूल चुका है या वसूल रहा है, ये आप जाने। आपका मुल्क किराए पर चढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है, उसका बोर्ड टंगा हुआ है कि हमें आए कोई भी किराए पर उठा के ले जाए। तो अब डोनाल्ड ट्रंप का पता नहीं आपके यहाँ किस चीज पे दिल आया है, उसके तो फैमिली के लोग आकर के आपके यहाँ क्रिप्टो करेंसी पर कोई बड़ी सी डील कर गए हैं। उसको कहीं पर रेयर अर्थ की डील करनी थी, तो उसने जेलेंस्की को लंच कराने की जगह जलील कर दिया अपने ऑफिस में बिठाए बिठाए। तो वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो ये उसके तरीके हैं, ये उनका मुल्क जाने, और ये वो मुल्क जाने जिसको उनके हाथों बेइज्जत होना है। हम दूर से तमाशा देख रहे हैं, लेकिन हमको बिल्कुल इसका इल्म है, इसकी चिंता है, इसका गुमान है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो हम और से ज्यादा कर भी नहीं सकते। डोनाल्ड ट्रंप जिस दिन हमसे पूछेगा कि साहब आसिम मुनीर साहब आए हुए हैं, जरा आप भी यहीं से चक्कर लगाते हुए आए, तो हमको किस तरह टका सा जवाब देना है हम वो भी देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर लेता है, ऐसी बात नहीं है कि उसके यहाँ से कोशिश नहीं होती। सर सुपर पावर है सर, आप उनको टका सा जवाब नहीं दे सकते। आप सुपर पावर को नहीं अमेरिका दिया कुछ ना, भी कहिए। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा ना, उनको एक लास्ट मिनट इनविटेशन आया था कि आप लौटते वक्त थोड़ा यहाँ से एक गेड़ी लगाते जाइए, कि पंजाबी में कहते हैं। सर आजकल हर जगह मोदी जी को लास्ट इनविटेशन ही आता है। अभी कनाडा के लिए भी कहा गया कि बिल्कुल लास्ट में इनविटेशन आया, उससे पहले कनाडा के से भी इनविटेशन नहीं आ रहा था, वो जो एक समिट थी उसके लिए। तो कहीं ना कहीं सर अब आपको लगता नहीं कि बॉर्डर मिले हुए दोनों कंट्रीज के, कुछ थोड़ी गुंजाइश निकालनी चाहिए? ठीक है, मैं मानती हूँ कि लोग जैसे आप कह रहे हैं कि अब उस तरह से सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन सर अब वो जमाना भी तो नहीं रहा ना कि जिसमें दोनों कंट्रीज लड़े आपस में, वॉर हो। वो टाइम भी नहीं है अब। हाँ, वॉर का टाइम नहीं है, आपने सही कहा। ये तो हमारे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं, दिस इज नॉट एन एज ऑफ वॉर। इसीलिए हम एक लंबे चौड़ी जंग की तरफ नहीं गए। लेकिन
लेकिन ये वो वक्त भी नहीं है कि कोई आपके निर्दोष निहत्थे मासूम शहरियों को भेड़ बकरियों की तरह काटे और आप मुंह देखते रह जाएं। ये एक स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट का समय भी नहीं है। अब ये मुल्क उससे बहुत आगे बढ़ गया है। देयर विल बी नो रेस्ट्रेंट। इनफैक्ट सच बताऊं तो आज हमारी सरकार पर एक बहुत बड़ा दबाव है कि आपको रोकना ही था तो 3 दिन बाद रोकते। 3 दिन बाद रोकते, जब वहां से डीजीएमओ फोन करने की हालत में भी नहीं होता और जब वहां से कोने कोने से भीख मांगी जा रही होती अमन की कि बहुत हो गया बस। और जब ये गुंजाइश ना रहती, किसी को भी ये मुगालता ना रहता कि अब फील्ड मार्शल बन जाने की या अब दुनिया भर में चहकते घूमने की कोई थोड़ी सी भी गुंजाइश बची है, जो ठीक ऑपरेशन कारगिल के बाद अगर आपको याद है, किसी के मन में कोई शक व शुबा नहीं बचा था कि पाकिस्तान कहां खड़ा है। जब नवाज शरीफ को क्लिंटन ने फटकार लगाई थी कि अगर मुझसे आगे बात करनी है तो पहले वहां से अपने लोगों को वापस बुलाइए, और पाकिस्तान में ये तू मैं शुरू हो गई थी कि ये जंग शुरू किसने की, किसी ने किसको बताया, नहीं बताया, क्या बताया, और लोग छोड़ छाड़ के भागे। यहां तक के अपनी डेड बॉडीज, अपने फॉलन सोल्जर्स को भी लिए बिना दौड़ गए थे। तब किसी के मन में कोई शक व शुबा, कोई गुंजाइश नहीं बची थी कि इस पूरे जंग का हश्र क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा। ऐसे मोड़ पर लाकर के सीज फायर करने की जरूरत थी। फौरन, मतलब 80-90 घंटे चली हुई कार्रवाई में जब अभी यही तय नहीं हो पाया था कि क्या क्या हुआ है, तो ऐसे में इसको बंद करना जल्दबाजी थी। ये एक प्रेशर, ये एक राय इस देश में है और बहुत मजबूत है, और उन लोगों में भी है जो इस सरकार के बहुत बड़े सपोर्टर्स हैं। इस सरकार के भीतर ये एक बहुत सीरियस, बहुत गंभीर राय है। तो आप खैर मनाइए। सच में मैं ये नहीं, मैं धमकाते हुए नहीं कह रहा हूं, मैं ये पूरी भलाई भलमनसाहत के लिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान में इस बात की खैर मनाई जानी चाहिए कि हमारे यहाँ ये गलती हो गई कि हमने फौरन कबूल है कबूल है कबूल है कर दिया 10 मई को। ये अगर 14-15 मई तक चल जाता तो आज जो टेंडर निकल रहे हैं इससे 15-20 गुना ज्यादा बड़े टेंडर निकलते और कई साल लगते वो जख्म भरने में। लेकिन सर ये केस और मजबूत हो जाता अगर ये अटैक करने से पहले भारत उन तीनों लोगों को, जिन्होंने 3 थे कि 4 थे, जिन्होंने अटैक किया था पहलगाम में, उनको अरेस्ट करता, उनको सामने रखकर पाकिस्तान को क्या दुनिया देखती कि आप लोगों ने उन लोगों को अरेस्ट कर लिया, और फिर ये जो भी कार्रवाई थी वो तो गवर्नमेंट्स बेटर समझती है कि क्या करना है, लेकिन उन लोगों को आज तक अरेस्ट नहीं किया गया, उनका आज तक किसी को नहीं पता। और वो यकीनन आपके अपने ही लोग हैं कश्मीर के अंदर जिन्होंने उनको पनाह दी, भागने की जगह दी, छुपने की जगह दी, उनको सामने लाया जाए ताकि ये सिलसिला खत्म हो। ऐसे तो सर यही होता रहेगा कि हमारे यहाँ आरजू से जी, कहा वो जाएगा कुछ सिलसिला नहीं। सच में खत्म होने वाला नहीं है। तो सर इस पकड़ा तरह वो क्यों नहीं? खत्म होने वो लोग वाला नहीं कहाँ है। गए सर? वो लोग हाँ, कहाँ हैं? वो जिन्होंने बिल्कुल अटैक किया? नहीं नहीं, उनको उनको खोजा जा रहा है, उनको ढूंढा जा रहा है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन जिस दिन वो पकड़े जाएंगे ना, उस दिन आप और मैं बैठ के फिर बात कर लेंगे कि अब आप कद्दू में कौन सा तीर मारेंगे। कि सर अगर वो एक पकड़ दूसरी भी लिए कंट्री, गए, पहचान भी लिए गए, उनकी शक्लें तो हमने जारी कर दी हैं, उनके नाम हमने जारी कर दिए हैं, आपकी तरफ से अब तक कोई ऐसा डिनायल नहीं आया कि इनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। आपने तो जिंदा अजमल कसाब के पकड़े जाने पे कह दिया था कि ये पाकिस्तानी नहीं है।
आप ही के अखबारों ने उसका नेशनल आइडेंटिटी सर नंबर, उसके माँ बाप, उसका घर, उसका मोहल्ला जाकर के उसकी तस्वीरें मैं छापी मानती थी। हूँ, बिल्कुल सर था, अजमल कसाब यही का था, हामिद मिर्जा साहब ने उसके घर जाकर इंटरव्यू में बनाया था, आई अंडरस्टैंड। लेकिन सर जो चीज पहले होनी चाहिए थी आप लोग वो आखिर में कर रहे हैं। ये पहले नहीं का नहीं काम था कि इन लोगों को पकड़ा जाता है, इन्हें दुनिया के सामने रखा जाता, फिर आप अगर अटैक करना चाहते हैं पाकिस्तान पे तो आपकी चॉइस थी। लेकिन आपने अटैक पहले कर दिया, अभी तक वो आदमी आपको मिले नहीं है। आपने जो नहीं, फोटोज मैंने कहा आपने अटैक हमने रिलीज इस किए। बिना पर किया कि इसकी जिम्मेदारी बड़े शौक से, बड़े धूमधाम से कबूल कर ली गई। मिनटों के अंदर ये वेबसाइट पे चला गया कि हम टीआरएफ हैं, हमने ऐसा किया है। उसके बाद अकल आई तो उसको फौरन विड्रॉ भी कर दिया गया। वो थोड़ा देर हो गई उनको ऐसा ये अकल आने में, लेकिन ये सब हुआ। इसके लिए हमें अब उस सब की जरूरत नहीं बची, क्योंकि देखिए ये काम इस देश में नया नहीं है। ये कुछ महीनों सालों की बात नहीं है, ये दहाइयों से चल रहा है। हमें मालूम है कि कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो हाँ, जो अदालती कार्रवाई है ना आप अदालती कार्रवाई की बात कर रहे हैं, वो भी होगी। उसमें सबूत भी पेश किए जाएंगे, उसमें जरा बहस भी होगी। ये लोग अगर जिंदा पकड़ लिए गए तो इनके साथ वो सब होगा जो अजमल कसाब के साथ हुआ था। बिल्कुल ठीक बात है, वो होगा। होना वो चाहिए सर, होना हाँ, चाहिए। वो होगा, वो दुनिया देखेगी, वो आप भी देखेंगे। क्योंकि इस तरह के लोगों की वजह से सर दोनों कंट्रीज के जो आम पब्लिक है वो परेशान होती है, ना ना ये ना जो आरजू लोग जी, कर नहीं रहे हैं नहीं नहीं, उनके लिए। यहाँ कोई मॉरल इक्विवेलेंस की गुंजाइश नहीं है कि हाँ, दोनों देशों की आम पब्लिक परेशान हो रही है। पाकिस्तान इस परेशानी में कूद कूद के खुद आगे आ रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के का जो पूरा सिस्टम है, वो बहुत अच्छी तरह इन्वेस्टेड है इसमें। ये उनको बहुत मुफीद लगता है कि वो बॉर्डर पर जंग न करें, वो सीमा पर न लड़ें, वो हमारी सीमा के अंदर, हमारी पॉपुलेशन के बीचों बीच, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान पर लड़ें। आपकी फौज लड़ना नहीं चाहती, वो ऐसे मरजीवड़े पैदा करके उन्हें इंडिया में लॉन्च करती है जो आपके यहाँ कूड़ा करकट हैं, स्कूलों में गए नहीं हैं, पढ़ाई लिखाई है नहीं, गरीब माँ बाप के 8-8 10-10 बच्चे पिल्लों की तरह पैदा हो गए हैं, जिनमें वो 2-2 3-3 इसलिए आपको दे देते हैं जिहाद करने के लिए कि वो मरने के बाद उनके लिए, पूरे टब्बर के लिए वो जन्नत का दरवाजा खोलेंगे। ये जब सोच आपके यहाँ है और लगातार पैदा हो रहे हैं ऐसे लोग मच्छर मक्खियों की तरह, तो आपके लिए बड़ा सस्ता पड़ता है ये कि उनके हाथ बंदूक, 2-4 हफ्ते की ट्रेनिंग और दिमाग में जहर भर के आप भेज दें किसी तरह यहाँ पर, फिर वो अपना कुछ करते रहें। आपको इससे सस्ता और कुछ नहीं मिलता, दिखाई पड़ता। और ये ऐसा एक सिस्टम आपने बना लिया है कि जो अब अच्छी तरह पहचान लिया गया है, इस पर कोई नकाब बुर्के की भी जरूरत नहीं है, आपको भी नहीं लगती। आपने भी सोच दिया है कि ये जाएंगे तो ये मारे ही जाएंगे, और अगर कोई जिंदा पकड़ भी लिया गया तो हम मुकर जाएंगे, खत्म बात। आप तो इस बात से मुकर जाते हैं कि आज इन 4 जंगों में कौन जीता कौन हारा। तो मतलब जो चीजें दुनिया में जग जाहिर हैं, सूरज की तरह चमकती हैं, आप उससे खड़े खड़े मुकर जाते हैं। तो इससे मुकरने में तो आपको कोई परहेज ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों मुल्क परेशान है, ना ना ना, आपका मुल्क परेशान नहीं है। आपके मुल्क ने ये तरीका गढ़ लिया है और आप इस सिस्टम से बड़े खुश हैं कि ये खूंरेजी, ये हेमरेजिंग लगातार चलती रहे। ये आपके लिए सस्ता सुंदर टिकाऊ तरीका है, और हम आपको अब ये सस्ता नहीं होने देंगे आपके लिए। आपको ये कितना महंगा पड़ना चाहिए ये अब हम तय करेंगे, ताकि आपको ये इतना महंगा पड़े कि आपका मुल्क खड़ा हो जाए हमसे भीख मांगने के लिए नहीं, अमन की, अपने हुक्मरानों से ये भीख मांगने के लिए कि ये जो कारखाना है इसे बंद कीजिए, इसकी वजह से हम पर बहुत मार पड़ती है।
लेकिन अभी वो हालत नहीं है। अभी यहाँ आपके यहाँ हुजूम है लोगों के, जो दौड़ा दौड़ा कर एक निहत्थे श्रीलंका को मार मार कर उसका कचूमर निकाल देते हैं और फिर जिंदा आदमी पर मिट्टी का तेल छिड़क के उस पर आग लगा देते हैं। अभी ये एपिटाइट पाकिस्तान में है, बढ़ रही है, कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। लोग मारे जा रहे हैं। आपके यहाँ ये खैबर पख्तूनख्वा में मशाल खान बेचारा मार दिया गया जिंदा, अकेला भीड़ ने उसको, उसका दम निकाल दिया। तो आपने ऐसा मुल्क पैदा कर लिया है जिसको चाहे आटे की लाइन में खड़ा कर दो, चाहे दूध की लाइन में खड़ा कर दो, चाहे अन्य किसी भी जो जरूरियात हैं उसकी लाइन में खड़ा कर दो, उसको परेशानी नहीं है। उसको अल्लाह रसूल पाक की बेहुरमती पर जान दे देने की नौबत है। तो ठीक है साहब, अगर आपने ऐसा मुल्क बना लिया है तो फिर ऐसे मुल्क को जब तक अकल नहीं आएगी, होश नहीं आएगा, भारत इलाज करता रहेगा। सर हम इसीलिए आप जैसे लोगों से बात करते हैं, आपकी बात को सुनते हैं और सुनना चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ सुधार आ सके। खास तौर पे ये जो आखिर में आपने बात की, इसको तो बिल्कुल मैं 100% आपकी बात से एग्री हूँ कि यहाँ पे जिस तरह से जिहादी माइंड जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, उसको रोकने की सख्त जरूरत है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू। आरजू जी, थैंक थैंक यू। यू।